साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश। आज मुख्य बिंदुओं पे बात होंगी बहुजन समाज की राजनीति, बहुजन समाज की विचारधारा और बहुजन समाज में जो अंबेडकर विचारधारा आई उसमें महिलाओं का उत्थान कैसे हुआ और कब हुआ, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कालीचरण स्नेही जी हैं। आपको बता दें कालीचरण स्नेही जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुजन आइडियोलॉजी पे जिस तरीके से इन बातों को रखेंगे आपको भी बड़ा आनंद मिलेगा, क्योंकि युवाओं का कहना है इनसे जब आप बात करेंगे तो बड़ा पूरा घुमा कर आपके सामने इस बात को रखेंगे और पूरे तर्कशील मुद्दों के साथ। सर पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर परिचय आपका मैं बताने में असमर्थ इसलिए हुआ क्योंकि युवाओं ने इस तरीके से बताया कि युवाओं को आप अपनी तरफ इंकरेज कर लेते हैं। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं बाद में HOD भी रहा हूँ और 2021 में मैं रिटायर हो गया हूँ। हाँ। इस समय राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में लोकपाल के पद पर हूँ। अच्छा, लोकपाल के पद पे भी है, ठीक है। सर बहुजन आइडियोलॉजी को किस तरीके से देखते हैं? लंबा अरसा हो गया, आपने काफी अच्छे से देखा, तमाम विषयों पे आपने यहाँ बात रखी, जैसे मनोरंजन की बात की कि जो चलचित्र का कल्चर है उसमें अपने समाज को ना रिप्रेजेंट करना, अगर प्रेजेंट करते भी हैं तो इस तरीके से दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत समाज को भ्रमित करने के लिए है कि समाज को क्या करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा ही आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, बहुजन वैचारिकी का मतलब होता है कि जो दबे कुचले शोषित लोग हैं जिनको मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज कहा है, उसको एक छत्र पर लाना, एक मंच पर लाना, एक समूह के रूप में चिन्हित करना, ये उनकी पहली आकांक्षा थी और उसमें वो सफल भी रहे। और उत्तर प्रदेश में जैसे राज्य में है उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के बहन मायावती जी सत्ता में आई और सफलतापूर्वक सत्ता का संचालन भी किया। और बहुजनों को मान्यवर कांशीराम साहब ने जो बहुजन जातियां हैं जो उपेक्षित पड़ी रही, जिनको हाशिए पर धकेल दिया गया था और मनुष्य व्यवस्था में जिनको मनुष्य समझा ही नहीं गया, उन सबको उन्होंने चेतना संपन्न किया, राजनीतिक चेतना से संपन्न किया, सांस्कृतिक चेतना से संपन्न किया और उनमें एक ऊर्जा भरी सत्ता की ललक पैदा की और कहा कि कोई भी बदलाव चाहते हो तो बिना सत्ता के नहीं हो सकता है। और बहुजनों में यही क्रांतिकारी बीजारोपण जो है पहले बाबा साहब के माध्यम से मान्यवर कांशीराम साहब में हुआ और कांशीराम साहब के द्वारा उसको जमीन पर उतारने का उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में या हिंदी प्रदेशों में उतारने का काम हुआ। तो ये यहाँ से सारी दलित जिनको तथाकथित शूद्र भी कहा गया, अनुसूचित जाति भी कहा गया, आदिवासी भी कहा गया, वंचित कहा गया, जो भी नाम दे लें, माने जो वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग थे या वर्ण व्यवस्था से तिरस्कृत लोग थे, अपमानित लोग थे, उन सबको उन्होंने एक राजनीतिक जामा पहनाने की कोशिश की और उनके नेताओं को तैयार किया। आज यही कारण है कि बहुजन समाजों के बड़े बड़े नेता हैं और वो बड़ी बड़ी कोई भी पार्टी उनको लेना चाहती है। मान्यवर कांशीराम साहब के तैयार किए हुए नेतृत्व को कोई भी पार्टी, चाहे भले ही उसका बहुजन वैचारिकी से कोई नाता हो ना हो, लेकिन बहुजन नेता उनको चाहिए, क्योंकि जो समाज है इसमें बहुसंख्यक वोटर जो है वो जनता या यही लोग हैं, तो उन्हें वोटर चाहिए और वोटर चाहिए जो सपोर्ट करें। तो इसमें है, तो आजकल बहुजन वैचारिकी बहुत व्यापक पैमाने पर सब जगह फैल रही है और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि मैं OBC से हूँ, पिछड़े वर्ग से हूँ, तो ये सबसे बड़ी जीत है जी। तो बहुजन वैचारिकी को जो सवर्ण तबके में चिन्हित रहे या माने गए या शामिल रहे, बाद में उनको उससे अलग किया अपने आप को, वो भी आज इस सूत्र में बंधने के लिए, इस समूह में आने के लिए आतुर हैं और बिना इसका हिस्सा बने हुए वो विश्वास प्राप्त नहीं कर पाते हैं जी। ये है सर, बड़ा मतलब मैं चाह रहा था कि राजनीति को बाद में छेड़ूंगा, मगर आपने राजनीति को भी खोल कर रख दिया। मैंने सुना है अक्सर आप जो बात जब होती है राजनीतिक दौर की तो बसपा की बात करते हैं जी। असल में वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि हम देखते हैं कि आज की तारीख में चाहे कुछ भी हो, पार्टी इस समय जो है, ये सही बात है कि अपना जनाधार खो चुकी है। उसके कई कारण है, उस पर एनालिसिस, ये मेरा अगला सवाल होगा। हाँ, मतलब इस पे डिबेट है और BSP वाले भी अपने तरीके से उसके तर्क देते हैं, BSP के बाहर जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी अपने तर्क देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि शून्य पर आ जाने के बाद भी बाबा साहब की आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ा, या ये कहें
कि ऊपरी तौर पर छोड़ा हुआ लगा, आंतरिक तो सूत्र थे, आंतरिक सूत्र हैं, आज भी हैं। जैसे वो किसी मंदिर में नहीं जाती, बहन मायावती जी किसी मंदिर में नहीं देखा होगा मत्था टेकते हुए, कहीं नहीं जाएंगी। जैसे वो ये शरद पवार में भी ये देखा गया है, बताया जाता है कि वो किसी मंदिर में मत्था टेकने नहीं जाते हैं। तो बहन जी का ये है कि मतलब उन्होंने आइडियोलॉजिकल, भले ही बौद्ध धर्म स्वीकार न किया हो उस तरह से जैसे प्रचार रूप में लोग करते हैं, समूह के रूप में करते हैं, लेकिन जीवन शैली तो वही है। तो सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, शून्य पर आने के बाद भी पार्टी का महत्व वही है। आज यदि वो पत्रकार वार्ता कर दें तो सारे चैनल एकदम भागते, होड़ लगती है कि बहन जी को कवर करना है। जब भी कॉल कर लें, वो चाहे रात के 10 बजे हो, चाहे 5 बजे हो, चाहे जब भी उनने कॉल किया, सारे लोग आते हैं, ये जानते हुए कि उससे पहले कि उनकी ताकत का पता है कि क्यों ये शून्य पे लाई नहीं। अच्छा। उसमें हम देख रहे हैं जैसे नकली वोट का मामला भी उठाया है राहुल गांधी ने, ईवीएम का पहले ही मामला उठा है। तो साफ तौर से सत्ता से किस तरह से वो समझते थे कि सपा से तो लड़ लेंगे, सपा से लड़ लेंगे, लेकिन बहन मायावती से लड़ना आसान नहीं था, तो उन्हें मैदान से हटाना जरूरी था। तो सारा का सारा जो मनुवादी मीडिया है वो लगा, उनके बौद्धिक लगे, और सारे लोगों ने किया कि उनका खेल इसी से होगा। तो ये जो जानते हैं, यद्यपि शून्य पर होने के बाद भी सबसे ज्यादा ताकतवर उनको आज भी मानते हैं, उनको सब तवज्जो देते हैं। जिनके 10-10, 20-20 सांसद हैं, उनको वो तवज्जो और सम्मान नहीं मिलता है तो बहन मायावती को मिलता है। उसका कारण यह है कि उनको, उनके पास बाबा साहब अभी भी है, वो वहाँ टिकी हुई है। अच्छा, विचारों से नहीं हटी है? नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं। कई लोग कहते हैं। नहीं, वो तो देखिए, कहने की बात अलग है। अब जैसे ये जैसे समाज के लोग कहते हैं। नहीं, समाज के लोग, समाज के चिंतक, समाज के प्रोफेसर, समाज के ये ऐसा है। जैसे अब भाजपा पे क्या आरोप लगाओगे जब भाजपा कहती है कि गौतम बुद्ध हमारे हैं, बाबा साहब हमारे हैं। बाबा साहब जो सारी जिंदगी गरियाते रहे, मतलब जो है सवर्णों को, वह हिंदू धर्म को छोड़ दिया, वह हिंदू धर्म की पार्टी उनको मानती है, तो क्या कहेंगे कि मोदी जी की पार्टी भटक गई है या आरएसएस भटक गई है? बाबा साहब पर 5 जन का विशेषांक आता है, तो क्या कहेंगे आरएसएस भटक गया है? तो उनसे तो कोई प्रश्न नहीं करता है जी। समझ रहे? तो सवाल ये नहीं है। राजनीति में चूंकि हमें सब चाहिए, जैसे उनको दलित चाहिए और दलितों को ब्राह्मण नहीं चाहिए, क्या ठाकुर नहीं चाहिए, बनिए नहीं चाहिए, कायस्थ नहीं चाहिए। एक जाति से या एक समूह से, एक वर्ग से तो सत्ता प्राप्त होगी नहीं। जैसे मोदी जी कहते हैं हम ओबीसी के नेता हैं, और कहते हैं हमारे पास सब लोग हैं, और जातियों के नेता उन्होंने बना रखे, कहा ये कुर्मियों का नेता है, ये राजभरों का नेता है, ये फलाने का नेता है, ये सोहेल देव इनके नेता हैं, सबक। ये क्या है? तो ये खुले तो हम लोग कहेंगे क्या बनियों की पार्टी नहीं रही वो? क्या ब्राह्मणों की पार्टी नहीं रही वो? है तो उन्हीं की पार्टी, लेकिन ऊपरी तौर पर दिखावा होता। तो बहन जी ने भी ये किया, और ब्राह्मणों के बल पर वो एक बार सत्ता में आई भी, फुल मेजोरिटी में आई है। तो ये सबको चाहिए, तो सब प्रयोग करते हैं। बहन जी ने भी प्रयोग किए, प्रयोग करते हैं, राजनीतिक प्रयोग होते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मोदी जी ने प्रयोग किया, राष्ट्रपति का प्रयोग किया उन्होंने कि जाकर के आदिवासी को लाए। लेकिन क्या भाजपा प्रधानमंत्री का प्रयोग करेगी? भाई ओबीसी प्रधानमंत्री तो आपने 2 बार दे दिया देश को, समझ रहे? लेकिन क्या ये रिकॉर्ड भी स्थापित करोगे प्रधानमंत्री भी हम देंगे? ये नहीं कर सकते हैं जी, समझ रहे? तो ऊपरी तौर पर ये है, देखने में लगता है कहीं कोई भटकाव नहीं है। भटकाव होता तो डर किस बात का जी? बहन जी से डर तो इसी बात का है। भटकाव तो वो होता है जो कहे कि हम विष्णु का मंदिर बनवाएंगे। भटकाव तो वो होता है कि जहाँ हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। भटकाव जैसे अपना दल वाले लोग थे, केजरीवाल वाले, जो आप पार्टी वाले जो लोग थे, तो अब देखिए वो कहते थे कि हमारे जो है बाबा साहब सब जगह चित्र लगेंगे, भगत सिंह के चित्र लगा दिए, आइडियोलॉजी को पोत दिया, समझ रहे? तो यहाँ ये नहीं है। तो ये रहता है राजनीति में, ऊपरी तौर पर लोगों को लगता है। मगर मदद करने की बात है तो समझ जाती नहीं। देखिए मैंने ये देखा शासनकाल में, ये भी सुना है कि तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो ऑफ द माइक मुझसे मिले, तो उन्होंने कहा कि शासन काल में ये रहा, प्रशासन को उसकी ताकत बिल्कुल सही बात है मिला नहीं, कहीं कोई सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा, किसी प्रकार का कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैला, किसी तरह कोई समस्या ही नहीं थी। जैसा कि मैंने अभी भाषण में कहा कि सारी समस्याओं का तो हल हम जानते हैं। हम राजनीति में आएंगे तो राजनीति को ठीक करेंगे, हम साहित्य में जाएंगे साहित्य को ठीक करेंगे, संस्कृति में जाएंगे उसको ठीक करेंगे, जहां भी हम जाएंगे। हम लोग शिल्पी लोग हैं, इस देश के निर्माण करते हैं। ये बसपा का जो बढ़ता हुआ जनाधार था कई राज्यों में बढ़ा, रुकने का कारण क्या था? क्या कोई साजिश थी? नहीं, साजिश का ये है, देखिए ऐसा है कि एक तो ये है कि जातीय का जो जकड़नबंदी है। देखिए भाजपा ने सबसे बड़ा काम क्या किया कि बहुजन समाज के जो नेतृत्व पैदा किया था, बहुजन समाज की विभिन्न जातियों में जो नेता पैदा किए थे मानवर कांशीराम साहब ने,
वो एक एक करके किसी वजह से या स्वार्थ की वजह से या पदोन्नति की वजह से छिटक गए। जो मानवर कांसीराम साहब के साथ थे वो बहन जी की सत्ता में भी थे, वो सब लोग एक एक करके छिटके, लेकिन छिटकने के बाद भी दुर्गति को प्राप्त हुए। कोई नहीं कर पाया, कोई करिश्मा पैदा नहीं कर पाया, वो पैदा हो ही नहीं सकता था करिश्मा, क्योंकि वो तो वहीं पर पैदा होगा। बाकायदा कहते थे मानवर कांसीराम साहब कि हमारी जो फैक्ट्री में माल तैयार होगा वो कहीं फेट होगा ही नहीं। और यही कारण है, देखिए आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ जाते हैं तो वो आइडियोलॉजी हावी हो जाती है और परेशान हो जाते हैं जिस दल में जाते हैं। आखिरकार कहीं ठिकाना नहीं मिलता है, जो भी या चुप्पी साध जाएगा। जब चुप्पी ही साधना है या मानना ही है तो बीएसपी में ही बने रहते, तो मान सम्मान तो समाजवादी पार्टी में भी इनकी आइडियोलॉजी नहीं रुक पा रही, वो तो पीडीएफ देखिए सत्ता से बाहर हैं तब समाजवादी अम्बेडकरवाद बने। इसके पहले तो अम्बेडकर साहब का नाम लेने का गुनाह था। कि अभी वो कह सकते हैं कि जो बाबा साहब के बहुजन नायकों पर जो जिले थे हम यदि सत्ता में आए तो बहाल कर देंगे, कह सकते हैं? आज भी नहीं कहेंगे क्या? मुस्लिम आज की तारीख में वो ये कहने को तैयार नहीं है कि जाकर के भाई जो भी बहन जी के समय जो यदि तुम अम्बेडकरवादी हो तो अम्बेडकरवादी सत्ता को प्राप्त करने वाली बहन जी ने जो जिले स्थापित किए थे या जो मूर्तियां स्थापित की, जो विश्वविद्यालय स्थापित, उनके जो नाम बदले हैं, क्या सपा के लोग यदि अम्बेडकरवादी हो गए हैं तो कहने को तैयार हैं कि हम इसको पश्चाताप करते हैं और गलती मानते हैं और ये हमें नहीं करना चाहिए, तो सत्ता में आए तो सबसे पहले हम इन्हीं जिलों को बहाल करेंगे। आज बात तो कर रहे हैं जिस तरीके से वोट घपला हो रहा है, पूरे इंडिया अलायंस एक साथ, तो इसमें भी वोटों का घपला देखिए जानबूझ करके बसपा नहीं खड़ी है, साथ बता रहे हैं। नहीं देखिए बसपा असल में वोट बैंक जब एक होगा तो कैसे साथ खड़े हो जाएंगे भाई? देखिए सपा और बीएसपी वोटर तो वही हैं, मुसलमान उनके भी वोटर हैं, इनके भी वोटर हैं, ओबीसी उनके भी वोटर हैं, इनके भी वोटर हैं। जब वोटर एक होगा तो कहां से फिर एक जगह खड़े जाए तो समाप्त नहीं हो जाएंगे? कहां से होगा? वोटर तो आखिरकार वही है। और जातियों के नेता खड़े कर दिए, बासियों का नेता अलग खड़ा कर दिया, धानकों का नेता अलग खड़ा कर दिया, और सारे बीएसपी ने इनको, भाजपा ने अलग अलग उनको करके अपनी कैटेगरी का नेता बना दिया। यहाँ बहुजन नेता थे, वहां अपनी जाति के नेता बन गए। एक सवाल उठता है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम में अक्सर इस सवाल को चुनाव के पास रिप्रेजेंट करते हैं। तो सब प्रस्तुतिकरण होता है। यदि बी टीम थी तो जाकर के जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया तो बी टीम वाली बहन जी के मानवर कांसीराम साहब को दे देते, क्यों नहीं दिया जब बी टीम थी? राष्ट्रपति बनेंगी? नहीं बनाया फिर जो कहते रहे कैसा उड़ाया समाचार के वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, समझौता हो गया, फलाना हो गया, लेकिन कहीं दिखा? कहीं क्यों कर? जब यदि बी टीम थी तो मानवर कांसीराम को साहब को उनके कहने पर या बहुजनों के कहने पर भारत क्यों नहीं दिया जब बी टीम है? और बी टीम है तो भाजपा ने क्यों जिलों को बहाल नहीं किया? यदि भाजपा सचमुच में सपा की विरोधी है तो सपा ने जो इंटेंशन से जो जिलों के नाम बदले थे तो बहन जी के सरकार के उन्हें बी टीम के नाम सब बहाल कर देना चाहिए थे, नहीं किए। उप मुख्यमंत्री ने बनाया दलित का। अच्छा। यदि तुम्हें इतना ही था कि बहुजन दलितों से प्यार है तो ओबीसी का तुमने बनाया उप मुख्यमंत्री, सवर्णों का उप मुख्यमंत्री बनाया, दलितों को तुमने तवज्जो नहीं दी। यदि बी टीम थी तो किसी दलित को एक उप मुख्यमंत्री तो बना ही सकते थे, कहाँ बनाया? ये सब झूठ प्रचार है। तमाम प्रोफेसर हैं आज के समय में, उन्होंने रीड किया, वो कह रहे हैं राहुल ज्यादा बेस्ट है। नहीं बेस्ट तो भाई बेस्ट का सवाल नहीं है बहुजनों के लिए। नहीं बेस्ट का सवाल नहीं है, कौन क्या है, ये विवादित प्रश्न है। लेकिन मतलब ये है कि हाँ ये सही बात है, जब पहले हमारे पास आधार नहीं था तो कांग्रेस हमारी पार्टी थी, हम कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस ने सत्ता प्राप्त की, 40 साल तक राज्य किया। आज नहीं अब ये है, अब देखिए जैसे आज अम्बेडकरवादी सपा के सब नेता बन रहे हैं तो वो भी अम्बेडकरवादी बन रहे हैं, गांधीवाद को छोड़ करके वो जान रहे हैं कि हमारी नैया गांधी पार नहीं लगा पाएंगे। अच्छा। तो इनकी लोहिया जी पार नहीं लगा पाएंगे। तो सभा में बाबा साहब सबको चाहिए, वामपंथियों को बाबा साहब चाहिए, आरएसएस को बाबा साहब चाहिए, भाजपा को बाबा साहब चाहिए, सपा को बाबा साहब चाहिए, किसको है जिसको बाबा साहब नहीं चाहिए? तो बाबा साहब तो आवश्यकता बन गए। मतलब बाबा साहब को संसद में नहीं घुसने दिया, लोकसभा में नहीं पहुंचने दिया। हाँ। आज बाबा साहब के उधर सब संसद में जाने को तैयार हैं, पहुंच रहे हैं उनका नाम लेकर के। बाबा साहब संसद में नहीं पहुंच पाए, लोकसभा में हरा दिया, लेकिन बाबा साहब का नाम लेकर के लोग संसद में पहुंच रहे हैं। तो होता है, बाबा साहब का भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इससे ताकत नहीं आगे तो आपकी सीटें कितनी, बाबा साहब की कहाँ सीटें थी? कुछ नहीं थी। हाँ। लेकिन बाबा साहब नंबर बन के नेता रहे। हाँ। तो बहन जी की भी सीटें ना हो लेकिन नेता अभी भी दलितों की नंबर वन है, इसमें कोई दो राय नहीं। वजह यह है कि उनको पता है कि उनकी एक अपना दल है, उनके अपने समर्थक हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी, उनकी ताकत है अम्बेडकरवाद। और नकली वाला नहीं, असली वाला दिखावे वाला अलग होता है।
अच्छा। दिखाने वाला तो देखते हैं कि बाबा साहब के सामने और पार्लियामेंट में सब जगह प्रधानमंत्री किस तरह से झुकाए घूम रहे हैं, लेकिन राम राज जलाएंगे। सवाल तो इस बात का, राम राज जलाओगे। आजकल तो मोहन भागवत भी बाबा साहब की बात कहना पड़ेगा भाई, बाबा साहब आइकॉन हैं सारी दुनिया के। बराक ओबामा साहब जब राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था कि काश बाबा साहब हमारे देश में पैदा हुए थे, हम मिस कर रहे हैं बाबा साहब को। तो दुनिया में नॉलेज के प्रतीक के रूप में बाबा साहब, भारत की तो छोड़िए, इनकी तो छोड़िए, मोहन भागवत जी की, आरएसएस की, बाबा साहब दुनिया के आइकॉन हैं, वो ज्ञान के प्रतीक हैं। और ज्ञान के प्रतीक को कौन, अज्ञान के प्रतिनिधि भी ज्ञान को ही तो चाहिए। इन अज्ञान जो तथाकथित ज्ञानी बनते हैं, उन अज्ञानियों को भी तो ज्ञानी चाहिए। तो बाबा सबसे बड़ा ज्ञानी कहाँ मिलेगा? मोहन भागवत को पता है कि उनके दल जब था तब बाबा साहब की क्या हैसियत थी, समझ रहे सारा, और किस किस तरह से मुठभेड़ बाबा साहब ने की, तो ये सबको पता है। तो बाबा साहब सबको चाहिए, बाबा साहब सबको चाहिए। बीएसपी को साबर करनी चाहिए, सपा को साबर करनी चाहिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें चाहिए। अच्छा, उनकी जरूरत है आज नहीं, जरूर नहीं, सरकार बनाने के लिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हाँ, वही दल के लिए नहीं, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए जरूरी है। भले ही वो लोकतंत्र के नाम पर संविधान का मखौल करता रहे, लेकिन नाटक में दिखाने के लिए तो बाबा साहब चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा लोकतंत्र के बचाने के लिए चाहिए, तो अपने दल को बचाने के लिए, खुद के दल को बचाने, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बाबा साहब चाहिए। इसको अगर थोड़ा सा और सीधा कहते हैं, अपनी सरकार बनाने के लिए। नहीं, सरकार बनाने के लिए तो है ही वो, तो सरकार तभी तो जब अपने लोग चुन के आएंगे तो सबको। अब देखिए, तो भाजपा में भी आज अपने सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। नहीं, लेकिन वहां देखिए अंतर है। बीएसपी में कोई सवर्ण आता था तो जय श्री राम नहीं कह सकता था, जय भीम ही कहना पड़ेगा। यहां से कोई जा रहा तो वहां जय भीम कह सकता है, उनकी जो है उसको मानना पड़ेगा। यहाँ आएगा तो इसकी आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी मानना पड़ेगी। आप सपा में जाओगे, सपा के जो आइडियोलॉजी उसको मानना पड़ेगी। भाजपा में जाओगे उसकी मानना पड़ेगी, कांग्रेस में जाओगे उसकी मानना पड़ेगी। अब आप दोयम दर्जे के रहोगे, सीधी बात है, वहां आपका दर्जा नहीं हो सकता है जो भी जाएगा। तो सुप्रीमो तुम्हें सबको, जैसे कोई सपा में गया तो माननीय अखिलेश जी की भले उम्र कम हो, लेकिन कोई बुजुर्ग भी जाएगा तो सुप्रीमो तो वही रहेंगे। हाँ। तो यहाँ ऐतराज इस पर है कि बहन जी को हम कैसे सुप्रीमो माने, नहीं माने, पुरुष मानसिकता, सत्तात्मकता, यही तो मनुवाद है। अच्छा, एक सवाल मेरा उठता है, मैं अक्सर इस पे विचार भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप बड़ा प्रखर होकर बात को रख रहे हो, सीधे रख रहे हैं। अगर ये जो वीडियो देख रहा है वो आदमी बड़ी दिलचस्पी से देखा, क्योंकि मैंने सवाल ऐसे ही शुरू किया था, मगर आपने खुद इस इंटरव्यू को दिलचस्प बना दिया। मैं अक्सर देखता हूँ इस बात को सामने आती है कि बस सुप्रीमो कुछ कर ही नहीं रही, उन्होंने संघर्ष किया ही नहीं, सब किया। जैसे जब उनकी पार्टी हमारे एक संघर्ष की बात पे ये सवाल हर एक का एक पैटर्न होता है। हाँ। हर एक का पैटर्न होता है, हर एक की एक जीवन शैली होती है। गांधी की जीवन शैली अलग थी और सारे देश को चमत्कृत कर रहे थे। वो कहते थे हमको चांटा मारो, हमको मार सकते हो, सब कुछ माने हम पिट सकते हैं, लेकिन हीरो बन करके उभरे। तो एक जीवन से हर कोई, गांधी, सुभाष चंद्र का ये था कि गोली से उड़ा देंगे, भगत सिंह का दूसरा मामला था। सबका अपना जीवन था। तो बहन जी की अपनी एक जीवन शैली है, उन्हें पता है कि रोड पर जाने की नेता नहीं है, वो उसके लिए नहीं बनी है, उनकी अलग कार शैली है, रहेगी वो, और कोई किसी की टाइप नहीं है वो, उनकी वो अपनी अपने प्रकार की शैली की नेता है। वो धरती पुत्र मुलायम सिंह को कहा गया वो जमीनी नेता थे, लेकिन यहाँ एक तो महिला होना भी मर्यादा है और दलित जाति की महिला होना मर्यादा है, तमाम बातें हैं। अब जैसे देखिए, हम देखते हैं कि अभी वो उभरे हैं चंद्रशेखर जी, वो जाकर के दलित आंदोलन में चले जाते हैं और जाकर के वहां जाकर के दलितों को इकट्ठा करके आते हैं, वहां मुकदमा हो जाते हैं। बहन जी उस शैली पर वो जानती हैं कि हमारे लोगों को रोजी रोटी करना है, हम कहाँ क्या करेंगे। जब सत्ता में थी तो उन्हें पता था कि इनको हम रोजी रोटी भी दे सकते हैं, घर भी दे सकते हैं, तो रैली बुलाती थी, लोग आ जाते थे। उन्हें पता था कि जिनको हम बुला रहे हैं उनको हम कांसी राम साहब वाला मकान भी दे रहे हैं, हम उनको सब कुछ दे रहे हैं, समझ रहे हैं। अब वो कहती हैं कि जैसे अब 5 किलो राशन नहीं, हमें 5 किलो राशन में सम्मान चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी दो, सम्मान दो, 5 किलो राशन। हम लोग भिखमंगे नहीं हैं। हाँ। हम लोग भीख नहीं मांगते, हम लोग परजीवी नहीं हैं, हम दूसरे के दिए हुए पे नहीं पलने वाले लोग, हम तो खाते हैं, हमें तो कमाने का मौका दीजिए, काम दीजिए हमारे हाथों को, चाहे मनरेगा का दो, किसी का दो, काम तो दो। और ये कहते हैं कि नहीं तुम्हें हम अपंग बना के रखेंगे और गुलाम बना करके रखेंगे, जिससे एहसास है कि हमारा नमक खाया, हमारा तेल खाया।
तो ये परिभाषा डेवलप कैसे कर दिया? नहीं नहीं, देखिए भूखा, एक तो जनसंख्या को 80 करोड़ लोगों को तुम दे रहे हो। हाँ। अब देश कहाँ मुकाबला करेगा? चीन का, फ्रांस, जापान का, जर्मनी का। 80 करोड़ लोग तुम्हारे सरकारी आंकड़े में तुम्हारी रोटी रोजी पर निर्भर है। उनको तुमने पेट के लिए लाले पड़ गए हैं। इनको जमीन मिल जाए, 125 करोड़ देशवासियों में 80 करोड़ लोगों को दे रही, सरकारी के आंकड़े हैं कि 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रही है। इसका मतलब जानबूझ करके उनको रखा है कि ऐसी ही मर्जी पर रहें, और जो भी सरकार में आना चाहता वो कहता हम भी यही। मतलब जैसे भूखा रखोगे तो भूखा आदमी क्रांति कैसे कर सकता है? लेकिन चूंकि क्रांति का माहौल भी नहीं है उसके लिए। हाँ। भाई क्रांति का माहौल भी, और बाबा साहब ने क्रांति की बात नहीं की, मानवर साहब ने परिवर्तन की तो बात की, लेकिन क्रांति, रक्त क्रांति की बात नहीं की, खूनी क्रांति की बात नहीं की, झगड़े की बात नहीं की। बाबा साहब ने जेल भरो आंदोलन नहीं चलाए। समझ रहे? उनका अलग अलग प्रकार का नेचर था। तो हर एक का नेचर अलग होता है, सड़क पे नहीं जाते हैं। उनका जो ट्वीट है वही पर्याप्त हो जाता है लोगों के लिए, उसी को देख लेते हैं। हर एक की जीवन शैली होती है, हमारी जीवन शैली अलग है, दूसरे की अलग होगी और स्वाभाविक रूप में अलग होगी। तो मुस्लिम समाज का रहनुमा कौन रहूंगा फिर? हम उससे मुस्लिम समाज का रहनुमा उन्हीं में से निकलेगा। अब जैसे अब ओबीसी को पहले मान रहे थे, हाँ। लेकिन अब पता चला है कि सत्ता के वो भी पिट्ठू बनने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने जो लग रहा है हाँ। उससे लग रहा है, लेकिन चूंकि उनमें नेतृत्व इस माहौल में पैदा होना होगा तो निश्चित रूप से होगा। हाँ। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने मुसलमानों में नेतृत्व पैदा नहीं होने, दलितों में पैदा नहीं होने दिया, बाबू जगजीवन राम को रखा, जब वो प्रधानमंत्री का मौका आया तो उनको पार्टी छोड़ना पड़ी, भगा दिया। प्रधानमंत्री माने राष्ट्रपति तो कई दिए कांग्रेस ने, लेकिन प्रधानमंत्री दिया एक आध मुसलमान नहीं दिया। नहीं दिया। क्या इंडिया अलायंस में मायावती को न लाने का कारण भी यही हो सकता है? नहीं, बिल्कुल पक्का है। वो जानते हैं कि मायावती जी क्या चीज है। बहन जी ही सबसे प्रमुख दावेदार हैं, और जो सत्ता में लोग हैं वो भी जानते हैं बहन जी की ताकत क्या है। ये सब जानते हैं। ये जो फिर से उथल पुथल दिल्ली में शुरू हुआ, यही तो कारण है कि बहन जी तो सबसे प्रबल दावेदार होंगी। बहन जी यदि गठबंधन में शामिल हुई, और वो जानती हैं गठबंधन को, गठबंधन ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। जैसे जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो बाबू जगजीवन राम के नाम पर चुनाव जीता, और जब प्रधानमंत्री पद की बात तो कहा कि चौधरी चरण सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि चमार के नेतृत्व में हम काम नहीं कर सकते, और नहीं बन पाई सरकार। जातिवादी मानसिकता, भयंकर जातिवादी मानसिकता है। अच्छा, एक सवाल आखिरी मैं लेता हूं आपसे कि आने वाले समय में, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, जिस तरह से बहुजन विचारधारा का डेवलपमेंट हुआ, आपने कई विभागों में बढ़ गया। अगर देखा जाए विभागों में आप जातियों के राजभर हो, आप मौर्य जातियों के, माने बहुजन समाज का नेता नहीं बन सकते हो। माने तुम जो है अपनी जाति के नेता रहो, अपनी जाति के लोगों से संपर्क, तो जातिवाद मजबूत होगा, मनुवाद मजबूत होगा, जाति मजबूत होगी। तुम राजभर केवल राजभरों के नेता रहो, कोई सुहेलदेव को उनके नेता रहो, कोई फलाना है कुर्मियों का है तो कुर्मियों के नेता रहो, कोई ऐतराज नहीं। यही तो वो चाहते हैं, सब जातियों के नेता। मानवर कांसी राम ने सब कहा था कि सब जातियों के नेता हो, लेकिन एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे। उसमें लालू भी आए, माननीय मुलायम सिंह भी आए, सारे लोग आए। मतलब समाज का सौदा करके गए, कौन? अपने समाज, बिल्कुल जातियों का सौदा पक्का करके आते ही हैं वो लोग। तो बहन जी ने, आखिरी सवाल, बहन जी ने जो अब बता रहे हैं, बसपा सुप्रीमो ने समाज का सौदा नहीं करना चाहती, इसलिए दूसरों के साथ नहीं, वो देखिए सत्ता के लिए सौदा होता है। हाँ। लेकिन सौदा करने लायक लोग हों तो, अच्छा। उतने वफादार और विश्वसनीय हों तो। अच्छा, ठीक है। ये मेरी बात हुई तमाम बिंदुओं पर, आपने देखा किस तरीके से तमाम बिंदुओं पर प्रकार होकर इन्होंने बात रखी। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जो बताएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर।